नमस्कार। आज हम जिसके विषय में बात करने वाले हैं, वो भारत के अगर मैं कहूँ कि सबसे दैदीप्यमान नक्षत्रों में से रहे हैं, तो वो कम नहीं होगा। और जब भी किसी कायस्थ हस्ताक्षर की बात होगी, तो उनके विषय में उनका ज़िक्र, उनके विचार और उनका जीवन सबसे ऊपर रहेगा, जब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विषय में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था, जो कि उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में था। इनकी माता का नाम प्रभावती बोस और इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली था, जहां बचपन में ही उन्हें अनुशासन और शिक्षा, इसके सर्वोच्चता के विषय में जानकारी मिली और ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने अर्ली लाइफ में, जब वो लगभग 4 या 5 वर्षों के हुए, तो उनकी शिक्षा कटक के बैप्टिस्ट मिशन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुई, जहां उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो ब्रिटिश एलिट क्लास की तरह बने, जो उनके कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट हो, उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनकी शिक्षा एक इंग्लिश स्कूल में हो और इंग्लिश एजुकेशन हो। हालांकि घर पर बोस बंगाली जीवन की जो समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को देख रहे थे, और इसीलिए उनका झुकाव भारत की जो पुरातन व्यवस्था थी, यहाँ के साहित्य, वेद, पुराण, इसके तरफ उनका झुकाव अधिक था। 1909 ईस्वी में रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल कटक में उनकी शिक्षा हुई। वहां सुभाष का पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति का दोनों का ही एक एमलगमेशन उन्हें मिला, और दोनों ही संस्कृति से उनका परिचय हुआ। वहीं उन्हें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों को उसी समय उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने धार्मिक पहचान की जो एक भावना होती है, उसको अपनाया। 1913 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। वहां भी वो अपनी शिक्षा, अपनी मेधा का प्रदर्शन करते रहे, और वहां उन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई शुरू की, जहां कैंट, बर्गसन जैसे और हेगल जैसे दार्शनिकों के विचार उन्हें पढ़ने का मौका उन्हें मिला। लेकिन एकेडमिक रूप से उत्कृष्ट होने के बावजूद राजनीतिक माहौल में, ना जो वहाँ का कॉलेज का राजनीतिक माहौल था, उसने उनके ऊपर प्रभाव डालना शुरू किया।
1900 हालांकि इससे उस राजनीतिक माहौल से उनके विचारों के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और सुभाष ने भारतीय राष्ट्रवाद का जो विचार था उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। हालांकि इससे पहले बॉस इन सब चीजों में फंसते, वहां से निकलने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। हुआ ये कि 1916 में एक ब्रिटिश प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप उनके ऊपर लगा, जिसके बाद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सुभाष अपने विचारों को लेकर दृढ़ संकल्पित बने रहे। उसके बाद वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज चले गए। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिलॉसफी में प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की। इसके बाद अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उस समय के प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए 1919 में इंग्लैंड चले गए। वो प्रारंभिक परीक्षा में चौथे स्थान पर रहकर सफल हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन में संदेह के बादल बढ़ने लगे कि वो इस पद पर यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के पद पे रहकर शायद अपने आप, अपने जीवन के साथ और अपने विचारों के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें यह एहसास हुआ कि आईसीएस में कैरियर का मतलब जीवन भर ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करना होगा, जो उनके बढ़ते जो राष्ट्रवादी आदर्श थे, उनके विचार थे, उसके अनुरूप नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि अगर वो आईसीएस को ज्वाइन करते हैं तो उनके जो राष्ट्रवादी विचार थे उससे उन्हें जीवन भर के लिए समझौता करना पड़ेगा। इसी दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1921 में मेंटल एंड मोरल साइंसेज में ग्रेजुएशन की डिग्री वहां से ले ली। अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने एक काफी साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने आईसीएस को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उनका नाम आईसीएस के जो प्रोबेशनर्स थे उसकी सूची से हटाने के लिए उन्होंने निवेदन किया। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अपने पिता की इच्छाओं, क्योंकि अपने पिता के कहने पर ही वो वहां आए थे, तो अपने पिता की इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं की अवहेलना के रूप में इसे देखा जाता। फिर भी यह एक ऐसा निर्णय था जो कि उनके भविष्य को परिभाषित करने वाला था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईसीएस को अस्वीकार करना न केवल उनके जीवन में बल्कि भारत के इतिहास में अगर कहा जाए तो एक काफी महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी की शुरुआत को एक तरह से कहें तो पुष्ट कर दिया, जहां वह इसके सबसे निडर और विजनरी नेता आगे चलकर बनने वाले थे। उन्नीस सौ 1921 में सुभाष चंद्र बोस की भारत वापसी हुई और भारतीय स्वतंत्रता में उनके संघर्ष और वो उसमें उनकी गहन भागीदारी की शुरुआत भी हुई। उस समय उनकी उम्र 24 साल की थी। वो मुंबई पहुंचे 1921 में और तुरंत असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी से मिलने का निवेदन किया। हालांकि उनकी मुलाकात उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड दृष्टिकोण के साथ महात्मा गांधी से
उनके लक्ष्यों और तरीकों पर सवाल किया। अहिंसा पर गांधी के जोर और बोस के प्रश्नों के उनके अस्पष्ट उत्तरों के कारण दोनों में असहमति हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उपनिवेशवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता में विश्वास करते थे, उन्होंने गांधी के शांतिवाद और अहिंसा के सिद्धांत को किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं पाया। उनके मतभेदों के बावजूद इस मुलाकात ने सुभाष चंद्र बोस को एक नए रास्ते पर स्थापित किया। महात्मा गांधी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल के एक काफी एक्टिव नेता थे, कांग्रेस के देशबंधु चित्तरंजन दास, उनसे मार्गदर्शन लें, जो राष्ट्रवाद के प्रति अपने और अधिक फ्लेक्सिबल नजरिए और फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु चित्तरंजन दास से मुलाकात की और बाद में फिर देशबंधु चित्तरंजन दास उनके गुरु बने और यहां से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस जल्दी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक ताकत बन गए। 1922 में उन्होंने समाचार पत्र स्वराज की स्थापना की और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में नेतृत्व की भूमिका निभाई। उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया और 1923 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट और उसके बाद बंगाल स्टेट कांग्रेस का सचिव, सेक्रेटरी चुना गया। 1924 में उन्हें कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीईओ नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने तब के मेयर चित्तरंजन दास के साथ काम किया। बाद के वर्षों में सुभाष चंद्र बोस बहुत से अलग अलग राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए, जिनमें विरोध मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके अभियान का उन्होंने नेतृत्व भी किया। 1925 में उन्हें मांडले बर्मा में कैद कर दिया गया, जहां उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। हालांकि इन सब के बावजूद उनकी भावना अटूट रही और अपने विचारों के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ निश्चयी बने रहे। 1927 में अपनी रिहाई के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। उनके शुरुआती नेतृत्व का सबसे निर्णायक क्षण जो था वो 1928 में आया, जब उन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का नेतृत्व करके अपनी पहचान को एक कुशल नेता के रूप में पुष्ट किया। यहां कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में उन्होंने काम किया और इसका जिक्र करना यहां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स था, ये एक सैन्य शैली की व्यवस्था थी। यहाँ जो सदस्य होते थे इसके, वो वर्दी में होते थे, मार्च करते थे और एक तरीके से जो महात्मा गांधी का उस समय शांतिपूर्ण विरोध का जो दृष्टिकोण था, ये उसके बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इसके विपरीत वहां पे आर्टिलरीज की ट्रेनिंग होती थी कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स में। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के इस सैन्यवादी प्रदर्शन से खुश नहीं थे
हालांकि यहाँ तक कि उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को सर्कस भी कहा था। फिर भी विचारधाराओं के टकराव ने सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस में उनके उत्थान को नहीं रोका। 1930 में सविनय अवज्ञा के लिए उन्हें एक बार फिर कारावास हुई और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बन गए और साहसिक और जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी कार्यों के माध्यम से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को जारी रखा और उसको वो और पुष्ट करने लगे। 1930 के दशक के मध्य में सुभाष चंद्र बोस यूरोप की यात्रा पर भी निकले, जहां उन्होंने वहां रह रहे भारतीय छात्रों और बेनिटो मुसोलिनी सहित प्रमुख यूरोपीय राजनेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया। उनकी यात्राओं ने उन्हें पार्टी संगठन की जो आंतरिक कार्य प्रणाली थी उसका निरीक्षण करने में और उस समय जो फांसीवाद और साम्यवाद इन दोनों के संचालन को और नजदीक से और प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका दिया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल पर शोध और लेखन का काम भी शुरू किया, जिसमें 1920 से 1934 तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण दिया गया था। 1935 में लंदन में प्रकाशित इस पुस्तक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। डर ये था कि इससे भारतीय आबादी में और खासकर युवाओं में अशांति फैल जाएगी और सरकार के खिलाफ विद्रोह होने की प्रबल संभावना थी। यूरोप में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी का समर्थन मिला, जिससे उन्हें साथी भारतीयों के साथ नेटवर्क बनाने और उनके विचार विमर्श और दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद मिली, जो उनकी बाद की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करने वाली थी। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक व्यापक रूप से साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे के साथ के रूप में संगठित किया जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता और समाजवादी शासन की स्थापना दोनों हो। उन्होंने उसी समय आधुनिकता और औद्योगिकरण दोनों का समर्थन किया। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यक्ति बन गए थे और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन की वकालत की और यहां तक कि अंग्रेजों के खिलाफ बल के उपयोग का भी उन्होंने समर्थन किया। ऑस्ट्रिया की उनकी यात्रा जब 24 जनवरी 1938 में वो कलकत्ता लौटे अपनी ऑस्ट्रिया की यात्रा से, उस समय महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। स्वतंत्रता पर बोस के विचार ज्यादा अधिक कट्टरपंथी थे और वह ब्रिटिश शासन के लिए एक एक्टिव और एक मिलिटराइज्ड विरोध की आवश्यकता पर जोर देते थे और वो उससे प्रभावित थे, जिसके कारण महात्मा गांधी के साथ उनका टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भीतर विभाजन शुरू हुआ। इससे न केवल सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच बल्कि उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच भी
एक दरार पैदा होना शुरू हो गया। 1939 में पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ दोबारा चुनाव जीतने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस कार्य समिति के विरोध का सामना करना पड़ा। अपनी कट्टरपंथी राष्ट्रवादी विचारों के प्रति समर्थन की कमी से निराश होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस को यह एहसास हुआ कि मौजूदा राजनीतिक ढांचा भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी और क्रांतिकारी विचारधारा को एकजुट करना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करना था। सदस्यों ने अंग्रेजों से लड़ने और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व का समर्थन करने की प्रतिज्ञा की। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य एक मजबूत मिलिटेंट नेतृत्व के तहत भारत के लोगों को एकजुट करना और स्वतंत्रता के लिए और अधिक आक्रामक संघर्ष करना और अगर जरूरत पड़े तो सीधी कार्रवाई करना था। और इसके साथ ही साथ यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र क्रांति की भी अगर जरूरत हो तो उसके लिए भी भारतीयों को तैयार करना था, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पुरजोर तरीके से चुनौती दी जा सके। सामाजिक सुधारों और इसके साथ एक एगलिटेरियन सोसाइटी, एक एगलिटेरियन इंडिया के स्थापना के समर्थक के रूप में भी स्थापित होना इसका लक्ष्य था। जून 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया जहां इसके संविधान को मंजूरी दी गई। जून 1940 में पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में फॉरवर्ड ब्लॉक को एक समाजवादी पार्टी घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को फिर से इसका अध्यक्ष चुना गया और पार्टी ने ऑल पावर टू द इंडियन पीपल इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। उन्हें ईयू मुथुराम लिंगम थेवर जैसे नेताओं का भी मजबूत समर्थन मिला, जिससे सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में जिन्होंने बहुत बड़ी रैलियां आयोजित की। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ा और अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिक जो रूढ़िवादी तत्व थे उनके द्वारा उनकी आलोचना की गई। जुलाई 1940 में गिरफ्तार होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में घर की गिरफ्तारी से बच निकले, जहां उन्हें नजरबंद करके रखा गया था और भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने के लिए सोवियत संघ और जर्मनी की यात्रा की, जहां उन्होंने बाद में आईएनए का गठन भी किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता में बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती वर्षों से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन तक की यात्रा भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है और कांग्रेस के माध्यम से उनका उदय, इसके नेतृत्व से उनका साहसिक इस्तीफा और एक नया कट्टरपंथी आंदोलन बनाने के लिए उनका जो अंतिम कदम था आईएनए के रूप में भारत के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक उनके अधिक उग्र दृष्टिकोण की शुरुआत भर थी, जो अंततः
इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की ओर ले गई। पूर्ण स्वतंत्रता के उनके आह्वान को और एक मजबूत एकजुट भारत के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ सुभाष चंद्र बोस की विरासत स्वतंत्रता सेनानियों को की पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रही और करती रही है, करती रहेगी। प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।